मतलब ये है कि कभी आप पसमानदा मुसलमानों का नाम लेते हैं, कभी आप बोरा मुसलमानों के पास जाते हैं। अरे भाई, आप अगर प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर ये कह दें कि देखो आज के बाद जो भी मॉब लिंचिंग करेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, गाय के नाम पर या जय श्री राम के नाम पर कोई देश में मॉब लिंचिंग नहीं होगी, अगर कोई करेगा तो उसको सजा दी जाएगी, या जो हेट स्पीच देगा, जो इस तरह की बातें करेगा मारने काटने की, तो उसको भी सजा दी जाएगी। अगर इस तरह की बात प्राइम मिनिस्टर कह दे तो उनको फिर मुसलमानों को बुलाने की जरूरत नहीं, मुसलमान खुद आ जाएगा उनके पास में। इसलिए मैं चोर दरवाजा कह रहा हूं कि आप कभी किसी मुसलमान के पास, कभी किसी मुसलमान के पास, आप तमाम मुसलमानों को अपनाइए ना, मुसलमान तो मुसलमान है। अब उसमें क्या बोरा, क्या उसमें फिर जो है पसमानदा, ये नई रीत आपने चलाई कि साहब पसमानदा मुसलमान। अरे भाई, मुसलमान तो सारे ही पसमानदा हैं। जब सच्चर कमेटी ये कह रही है कि दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है मुसलमान, तो फिर पसमानदा किसे कहते हैं? पसमानदा उसी को तो कहते हैं जो पछड़ा हुआ होता है, जिसकी माली हालत अच्छी नहीं होती है, जिसके पास नौकरियां नहीं होती है, जिसके पास कारोबार नहीं होता है, उसी को तो पसमानदा कहा जाता है। उसमें सब आते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चोर दरवाजा है कि साहब कभी एक मुसलमान को पकड़िए पसमानदा मुसलमान को, फिर कहिए हम बोरा मुसलमान को साथ लेंगे, फिर आप कहिए हम बरेली मुसलमान को साथ लेंगे, फिर आप कहिए शिया मुसलमानों को साथ लेंगे। ये चोर दरवाजे हैं। आप कहिए तमाम मुसलमान हमारे हैं, देश का हर नागरिक हमारा है, हम किसी को छूत अछूत नहीं समझते। आप आइए और पार्टी में शामिल होइए, जो आपका हक है वो दिया जाएगा। तो मोदी जी तो हमेशा उन्होंने ये बात कही है कि मुसलमानों के हाथ में, वो एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, और काम भी उन्होंने किए हैं मुसलमान समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपकी शिकायतें, अगर हम हेट स्पीच की बात करें, तो मुझे लगता है कि दोनों ही समाजों में, जैसे अभी कुछ दिन पहले सरतंत्र से जुदा वाले वारदात हुए, उसको लेकर भी मुझे लगता है दोनों तरफ से बराबरी से अगर गलत हो रहा है, धर्म के नाम पर कोई मार रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें सिर्फ धर्म को ना बुलाकर हमें एक तरह से आवाज उठानी चाहिए कि अगर चाहे कन्हैया लाल की हत्या हो रही है या फिर जुनैद की हत्या हो रही है धर्म के नाम पर? देखिए, दो बातें समझ लीजिए। एक बात तो ये है कि इस तरह की हत्याओं को मुसलमान ने कभी कबूल नहीं किया, ना ये कहा कि ये अच्छा हुआ है। हर मुसलमान ने उसको कंडम किया है। कन्हैया लाल की हत्या हो या नासिर जुनैद की हत्या हो, दोनों को मुसलमान ने कंडम किया है। मुसलमान कन्हैया लाल की हत्या के साथ, हत्यारे के साथ खड़ा हुआ नहीं है, बीजेपी उनके हत्यारों के साथ खड़ी है। उनके साथ फोटो हैं उनके नेताओं के, उनके साथ मीटिंगों में वो रहते हैं। ये सारी चीजें जो है बीजेपी के नेताओं के साथ है, मुसलमान के साथ नहीं है। तो मेरा मानना ये है, जैसे आपने कहा कि मोदी जी तो हमेशा से काम करते आए हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के काम किए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर मोदी जी साफ नियत से कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, तो भी आप देखिए माइनॉरिटी बजट का क्या हाल है। मौलाना आजाद फाउंडेशन का बजट जो 160 करोड़ का हुआ करता था वो सिर्फ 10 करोड़ रह गया। तो ये कौन सा आगे बढ़ाने वाला काम है? उसी के साथ मानस एक प्रोग्राम चलता था, उसके तमाम जितने मुलाजिमीन थे उन तमाम को खत्म कर दिया, मानस प्रोग्राम खत्म कर दिया। अभी आप देखिए उर्दू एकेडमी की हालत क्या है, हज कमेटी की हालत क्या है। हज कमेटी अभी तक बन नहीं रही है, हज सर पर आ गया है, वक्त आ गया है। ये सारी चीजें जो है, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर, वाहिद एक माइनॉरिटी मिनिस्टर था मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उसको भी हटा दिया। हम ये नहीं कहते वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट से थे, लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्टर के नाम से मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, उनको भी हटा दिया। वो मिनिस्ट्री खत्म करने की कगार पे हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि मुसलमानों के लिए कोई काम किया है, सिवाय इसके के ट्रिपल तलाक का हवा दिखाकर, एनआरसी का हवा दिखाकर और 370 का हवा दिखाकर कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाने और कुचलने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों को हिंदुओं की नजर में जलील करने का काम किया जा रहा है। ये कोई आगे बढ़ाने का काम नहीं होता। अगर आगे बढ़ाने की बात है तो फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को आप बहाल कीजिए, जो 160 करोड़ का बजट है वो दीजिए, जो मानस को आपने खत्म किया उन तमाम लोगों को वापस लाइए। मौलाना आजाद फाउंडेशन तमाम खत्म होने की कगार पे है और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम किया है। आप एक काम बताइए जो मुसलमानों के लिए किया हो सिवाय ट्रिपल तलाक के, और वो भी हिंदुओं को खुश करने के लिए किया है। वो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए नहीं किया, बल्कि हिंदुओं को खुश करने के लिए किया है, मेरा मानना है। अब देखिए, खत्म होती तो हिंदू कैसे खुश होंगे? हिंदू ऐसे खुश होंगे
कि अगर हिंदू अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको तो 1 साल की सजा है, और मुसलमान ट्रिपल तलाक देता है तो उसको 4 साल की और 5 साल की सजा है, बल्कि 7 साल की सजा है। तो हिंदू तो खुश होगा ना कि इनका इलाज कर दिया, और खुश हो रहे हैं। हम तो समाज में रहते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं, पब्लिक में बैठते हैं, तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ मुसलमान का इलाज मोदी जी कर रहे हैं। अगर आपको तलाक की इतनी फिक्र थी, 22 लाख महिलाएं अबेंडेड हैं हिंदुओं में, उनका तो आपने कुछ नहीं किया। दोनों तरफी आप देखिए ना, सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए ट्रिपल तलाक का एक कानून नाफिज कर दिया। अब उसके बाद में अंबर जी आप देखिए, मेरे सामने हजारों केसेस ऐसे हैं कि ट्रिपल तलाक हो गई और वो मुसलमान लड़की मारी मारी फिर रही, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लड़का पैसे देके छूट जाता है थाने से, लड़का पैसे देके छूट जाता है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। बस कानून बन गया, हिंदुओं को खुश कर दिया, मुसलमानों को डरा दिया, अब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, फिर औरतें मारी मारी फिर रही हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर तलाक के गलत तरीके के खिलाफ अगर सरकार कानून बनाती है तो इसमें नाराजगी किस बात की है? और मुझे तो लगता है कि समाज में अगर कहीं पे भी ये गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ जरूरी है कि कोई भी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस पे इंटरवीन करे और उसके खिलाफ सशक्त कानून बनाए। और आपने बात की जुनैद और नासिर के उस केस की, तो उसके उस मामले को लेकर सीएम खट्टर ने बोला और खुलकर बयान दिया कि जो कोई भी इस मामले में लिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने बयान दिया है मीडिया के आगे। तो आप किस उस पे कह रहे हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? अब सुनिए बात, आपने एक तो ये कहा है कि नासिर जुनैद के हत्यारों के लिए सीएम खट्टर ने कहा है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा था कि जो लोग गाय के नाम पर गाय रक्षक बनकर जो है इस तरह की वारदात कर रहे हैं, उनका रात का रिकॉर्ड कुछ और होता है, दिन का रिकॉर्ड कुछ और होता है। ये तो मोदी जी ने भी कहा था। लेकिन उसके बाद में कितनी हत्याएं हो गई, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है। इस तरह के बयान ये राजनीतिक बयान होते हैं। इस तरह के बयान का मतलब ये नहीं होता कि भाई उस पर कार्रवाई हो गई। नासिर जुनैद का जो हत्यारा है मानो मोनी सर, भाग गया देश छोड़कर, कहां सरकार ने पकड़ा है उसको और खुली छूट दी है उसको बाहर जाने की। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर कोई कानून सरकार बनाती है उसका बिल्कुल अधिकार है सरकार का। हम ये नहीं कहते कानून क्यों बनाया, हम ये कह रहे हैं कि कानून, एक तो आपने मुसलमान लड़का अगर ट्रिपल तलाक देता है तो उसको जो है एक ऐसा कानून बना दिया जो जिसमें 7 साल की सजा है। दूसरे, कानून बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा अहम होता है, उस पर अमल दरामद कराना, तमाम जितने भी मुतल्लका थाने हैं या जो जितनी भी एजेंसीज उसके ताल्लुक से हैं उन तमाम को एक्टिव रखना। आज आप देखिए कितने ट्रिपल तलाक के केस आते हैं थानों में और कितने सॉल्व होते हैं, कोई सॉल्व नहीं होता, सारे के सारे पैसे दे के लड़के आजाद घूम रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, तो कानून बनना कोई बात नहीं है, सरकार का अधिकार मैं मानता हूं। रेप के ऊपर कानून बना था जब दिल्ली में एक बड़ा घिनौना रेप हुआ था, आपको याद होगा, उसके बाद में फिर लोग रेप कर रहे हैं। तो कानून बनने से कोई भी काम जो है खत्म नहीं होता, कोई भी बुराई जब खत्म होगी जब सरकार की नीयत और नीति ईमानदार हो जाएगी। ये तो कानून बनते रहते हैं और सरकार के नुमाइंदे उस काम को करते रहते हैं। फिर कितने लोग हैं बीजेपी के जो रेप के कानून में लिप्त हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लड़की के खानदान को खत्म कर दिया और कोई कुछ नहीं हो रहा है उनका। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और फिर इनका साथ देते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। देखिए, गलत को गलत कहना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मैं ये मोदी जी की मुखालफत में नहीं कह रहा हूं या बीजेपी और आरएसएस की मुखालफत में नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि नीयत और नीति में फर्क है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर नीयत और नीति सही हो जाए तो मैं साजिद रशीदी सबसे पहला आदमी होऊंगा जो ये कहेगा कि नहीं, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है, हर आदमी को बीजेपी के साथ आना चाहिए, आरएसएस के साथ आना चाहिए, क्योंकि नीयत और नीति साफ नहीं है। हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, जितने भी कानून बनाए हैं, अब 370 की बात को लेकर आप देखिए, 370 को क्यों हटाया गया था, 35A को क्यों हटाया गया कश्मीर में, कि वहां लोग जमीनें लेंगे। आप मुझे बताइए कितने लोगों ने जमीनें ले ली वहां और कितने लोग आबाद कर दिए। कश्मीरियों का राग अलापते हैं ये लोग कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये हो गया, फला हो गया, बड़ा रोना रोते हैं, बड़े आंसू बहाते हैं। 10 साल के अंदर एक कश्मीरी पंडित को स्थापित किया नहीं किया।
उनके नाम पर वोट जरूर ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या देश देख नहीं रहा है? देखिए, देश को बहुत ज्यादा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आज की जो जनता है वो सोशल मीडिया से और अपनी एजुकेशन के बल पर बहुत कुछ समझती है और जानती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग जो है जज्बात में आकर धर्म की जो अफीम पिलाई गई है उसकी वजह से जो है इनको वोट कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा हर आदमी समझेगा और फिर जो है इनको सब लोग नकारेंगे, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। तो वो समझने की बात है। मीडिया को भी इन तमाम बातों को कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि भाई आपने कश्मीरी एक भी पंडित को स्थापित क्यों नहीं किया? 370 के बाद कितने लोगों ने वहां जमीनें ले ली, सरकार इसका ब्यौरा पेश करे। ट्रिपल तलाक के बाद में कितने लोगों को सजाएं हो गई, सरकार इसका ब्यौरा पेश करे। ये सारी चीजें दिखावे के लिए हैं, मुसलमान को डराने के लिए। सीए एनआरसी क्या है? ये सारी चीजें मुसलमानों, अब देखिए आसाम में, देखिए आप, आसाम में जिन लोगों की शादियां हो चुकी थी 5-5 साल पहले, 10-10 साल पहले, 15-15 साल पहले, उनको हजारों लोगों को जेल में डाल दिया। अरे भाई, ये कौन सी बात है? ये कोई तरीका होता है बात करने का? ठीक है, उन लोगों ने गलती कर ली, लेकिन वो एक सुखी जीवन जी रहे हैं। आप उनके सुखी जीवन में आग लगा रहे हैं। आपने पलीता लगा दिया, शोहर को आपने जेल में डाल दिया, अब बेचारी बीवी कहां जाएगी? तो ये सारी चीजें हैं जो हेल्थ सर्वेयर्स होते हैं, उन्होंने सर्वे किया था और वो सारी जो भी उन्होंने कार्रवाई की थी, वो जो रिपोर्टेड केसेस थे उन्हीं के आधार पर उन्हीं को के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। और अगर कोई गलत कर रहा है और गलत करने के बाद वो खुश है, तो मतलब आप उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। मुझे लगता है कि देखिए अंबर, एक बात को समझिए, अंडर एज बच्ची की शादी आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं भारत के अंदर? अंबर एक बात को समझ लीजिए जी, एक बात को समझ लीजिए, मैं गुनाह के साथ नहीं हूं, गलत काम के साथ नहीं हूं, गैर कानूनी काम के साथ नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन आप समझिए कि हिंदुस्तान में कम से कम ये भी तो है ना कि मुसलमान अपने धर्म पर अमल कर सकता है और आजादी के साथ कर सकता है। अगर उन्होंने चलो एक गलती कर ली कि उन्होंने बचपन में निकाह कर लिया जब तक शादी की उम्र नहीं हुई थी, लेकिन 5 साल से 10 साल से खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, ना औरत को कोई आपत्ति है, ना औरत के घर वालों को आपत्ति है, और आप उनको उठा के जेल में डाल रहे हैं सर्वे करके। सर्वे आपने यही तो किया ना कि किन लोगों का मैरिज जो है वो चाइल्ड उसमें हुआ है, जो सरकारी नियम के अनुसार नहीं है, वही सर्वे किया आपने सर्वे ये नहीं किया कि भाई कौन शिकायत कर रहा है कि भाई मेरे साथ जुल्म हुआ है। औरतों की शिकायत पर यह गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि आपने जो डाटा निकाला कि कितने लोगों ने इस तरह की शादियां की हैं, भले ही वो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं हम तो जेल में डालेंगे। आपका घर तो जैसे ट्रिपल तलाक में हुआ, ट्रिपल तलाक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये नल एंड वाइड है, ये मानी नहीं जाएगी। जब मानी नहीं जाएगी तो इसका मतलब घर नहीं टूटा, जब घर नहीं टूटा तो फिर सजा का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने सजा का प्रावधान करके उसमें ये साबित कर दिया कि नहीं, जो खुशहाल जिंदगी वो लोग जी रहे हैं उसको हम जीने नहीं देंगे, मर्द को जेल में रखेंगे और बेचारी दर दर की ठोकरें खाएगी। कोई डर, कोई खौफ नहीं होना चाहिए, कोई सजा का, कानून का डर नहीं सेट किया जाना चाहिए कानून के। किसको खौफ? रेप नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लोग, रेप नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के मिनिस्टर रेप नहीं कर रहे हैं, किसको खौफ है? जस्टिफिकेशन है रशीदी साहब, किसको खौफ है? किस तरह की बातें आप लोग करते हैं भाई? बात कर रहे हैं आप लोग किस तरह की बातें करते हैं? डर और खौफ का क्या मतलब है? जो कानून बनाते हैं वो कानून को तोड़ रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले सोचे, इसलिए कोई नहीं सोचता। देखिए, सोचता गरीब आदमी है। ट्रिपल तलाक की आप बात कर रहे हैं कब से? एक बात समझ लीजिए, सुनिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए, डर किसको होता है? गरीब आदमी को। उस गरीब आदमी को जिसके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, जिसको हराम खिलाने के लिए पुलिस वालों को पैसे नहीं है, उसको डर होता है। और जो मालदार लोग हैं उनको क्या डर है? वो तो रेप करेंगे और पैसा देंगे, छूट जाएंगे, ट्रिपल तलाक देंगे और पैसा देंगे और छूट जाएंगे, उनको क्या डर है? आप लोग इस बात को क्यों नहीं बोलते? कानून का डर सिर्फ गरीब आदमी को है, और कानून से जो परेशानियां होती हैं वो सिर्फ गरीब आदमी को होती है। इन मिनिस्टरों को नहीं होती, इन एमपी एमएलए को नहीं होती, ना इनके बेटों को होती, क्योंकि इनके पास तो पावर है, पैसा है। बिल्कुल आपकी बात कानून का
जिन हम जब भारत के मुसलमानों की बात करते हैं, आपने कहा कि भारत का संविधान मुसलमानों को ये इजाज़त देता है कि आप अपना धर्म फ़ॉलो करें और जबकि धर्म में सिविल राइट्स तो नहीं आते हैं, अगर पूरी तरह से धर्म पे अमल करें तो फिर क्रिमिनल कोड पे भी मुसलमानों को शरिया फ़ॉलो करना चाहिए। सिर्फ़ उन्हीं पे धर्म क्यों आ जाता है जो जहाँ पर महिलाओं के अधिकार हैं? आप ट्रिपल तलाक की बात करें, एक बात बताइए, ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक-ए-बिदअत कुरान के हिसाब से गलत था, बिदअत था। फिर भी भारत में ये होता रहा। उसके खिलाफ समाज के ज़िम्मेदार लोगों ने, जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्यों मुसलमान लड़कों को ये नहीं बताया कि बीवी के क्या हुकूक होते हैं, किस तरह से आपको बीवी के साथ अमल करना है? आज तक क्यों सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता? ये भी तो समाज की भी तो ज़िम्मेदारी होती है। सरकार की तो होती है, समाज की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती? क्यों उनसे जवाबदेही नहीं ली जाती? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ा वाज़ेह फर्क है इसमें, बड़ा वाज़ेह फर्क है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जी। हर इमाम, हर मौलाना जुमा के खुतबे में इन्हीं चीजों को बयान करते हैं, इन्हीं चीजों को बयान करते हैं। हम लोगों को गुनाह से बचाने की कोशिश करते हैं और आप लोग आजादी के नाम पर धर्म से, समाज से बगावत करने की तालीम देते हैं। बगावत करने की तालीम देने वाले हजारों लोग हैं, तो फिर जब बगावत में मजा है तो फिर धर्म पर कौन अमल करेगा भाई? बगावत में तो मजा है ना। अगर कोई धर्म से बगावत कर रहा है, मजा है उसके लिए, तो फिर वो धर्म को क्यों मानेगा? चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो। रेप आप के जो आज कानून है, कहाँ पे समझ लीजिए। आपने आपको बगावत करते हुए, बगावत सिखाते हुए और गलत काम किसी को करते हुए देखा? नहीं, बगावत के मैं ये कह रहा हूं कि आजादी के नाम पर जो धर्म से बगावत की जा रही है, उसमें लड़के और लड़कियां सारे शामिल हैं। आप देखिए, फरवरी में कितना कुछ होता है, साल के आखिर में कितना कुछ होता है, 25 दिसंबर को जो बड़ा दिन होता है उसमें क्या कुछ होता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। पार्कों में क्या हो रहा है, रेलवे स्टेशनों पे क्या हो रहा है, सड़कों पर क्या हो रहा है, ये आजादी के नाम पर ही तो हो रहा है ना सब। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, सारे लोग शामिल हैं। तो आजादी में तो मजा है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजादी में मजा है, फिर धर्म को क्यों मानेगा आदमी? इसलिए ये इल्जाम दे देना कि साहब जो धर्म के बड़े लोग हैं, जो मौलाना हैं, जो उलमा हैं, वो इस बात की ताकीद नहीं करते, बताते नहीं, ऐसा नहीं है, बताते हैं। लेकिन चूंकि गुनाह में एक लज्जत रखी है, शैतान जो है गुनाह कराता है और इंसान मजे करता है, तो उस मजे के सामने आदमी धर्म को भूल जाता है और फिर धर्म की बात नहीं मानता। मौलाना की बात सुन के ये इनके पास यही रह गया जन्नत और दोज़ख की बातें, इनके पास यही रह गया कुरान और हदीस की बातें। तो ये सारी बातें देखिए, बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है मुसलमानों में भी, मौलवियों को कोई फॉलो नहीं करता आजकल, इस बात को समझ लीजिए आप। मौलवियों को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। जिनके दिल में खुदा का डर है वही मौलवी की बात सुनता है, और वो बहुत कम तादाद है, 5, 7, 10% है वो। बाकी लोग जो है ना, जो आज दुनिया में इतने मगन हैं और दुनिया की चीजों में इतने मगन हैं कि आप उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उलमा की बातों को कहां सुना जाता है? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मौलवी बताते नहीं है, मौलवी समझाते जरूर हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों, कौन चाहता है कि मेरा बच्चा जो है बिगड़ जाए? कोई नहीं चाहता। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे के पास अच्छी सभ्यता हो, अच्छा कल्चर हो, उसका जीवन अच्छा हो, और वो कोई ऐसा काम न करे जिससे मेरी बदनामगी हो, मेरे खानदान की बदनामगी हो, समाज में मैं मुंह दिखाने के लायक। लेकिन फिर भी करते हैं लोग। कहाँ मानते हैं माँ बाप की बात को? लोग नहीं मानते, इसलिए कि उनको उन बातों में ज्यादा मजा है जो आजादी के नाम पर उनको मिल रही है। बिल्कुल, ये यही मैं बातें कहना समझने चाह की। रही थी आपसे कि सरकार का काम होता है कानून बनाना, लेकिन और उसका पालन करना और कानून के दायरे में रहना, कायदे में रहना समाज का काम होता है। हम कानून तोड़ रहे हैं, नहीं गलत नहीं नहीं, काम कर रहे हैं, ये समाज ना की ना 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 तस्वीर ना, दिखाता है। आप जितने इसको सख्त कानून होते हैं, वो ये दिखाता है कि इस देश का समाज, इस तरह के लोग किस तरह के हैं, उनका नेचर बताता है। ना ना तो ना हमें ना भी ना, तो बेहतर सुधरने देखिए, की ज़रूरत है। सारा ठीक रहा सुनिए आपको सुनिए सुनिए, सरकार पे एक जी। है, सुनिए, एक है समाज हुँ। और एक है सरकार। समाज और सरकार में बड़ा अंतर है। समाज में आज से 20, 30, 40 साल पहले एक सोच हुआ करती थी कि मेरे बड़े मुझे क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे खानदान का नाम गलत हो जाएगा इससे। इस समाज में एक सोच थी उस वक्त, वो सोच तो खत्म हो गई अब जी। उस सोच से कोई नहीं डरता। लेकिन सरकार, जिसको आप कह रही है कि नहीं समझने का, सुधरने का सारा ठीकरा जो है आप पब्लिक को, ऐसा नहीं है।
सरकार जो मैंने कानून सहारा नहीं बनाती कहा, है, मैंने कहा सुनिए समाज की सुनिए जिम्मेदारी होती है, मैंने ये कहा। सुनिए 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 एक हुँ, मिनट। सरकार जो कानून बनाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का जिम्मा भी सरकार का है। उसकी जो एजेंसीज हैं वो घूसखोर ना हो, रिश्वत हुँ, ना लेती हो, लोगों को पैसा बिल्कुल। लेकर ना छोड़ देती हो, ये सारी चीजें सरकार की और जब जिम्मेदारी है। सख्ती से अमल किया जब जाता है तो फिर धर्म धर्म निकल आता है बीच में कि इसलिए किया जा रहा है मैं क्योंकि आपको नहीं 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 मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए मेरे जी। पास अभी कुछ वक्त पहले की बात है, एक फोन आया मेरे पास जाफराबाद से, एक हुँ, मुस्लिम नौजवान लड़के का। हुँ, उसने कहा मौलाना साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैंने कहा भाई बताओ। उसने कहा मैं 3-4 साल पहले, बल्कि 5 साल पहले बसों में जेब काटने का काम करता था, लेकिन 5 साल से वो काम मैंने छोड़ दिया हुँ, और अब मैं अपने दो रोजी रोटी जो है जायज तरीके से कमा रहा हूं। लेकिन मेरे पास जो मेरा थाना है वहां से पुलिस वालों के बराबर फोन आते हैं और वो कहते हैं कि साहब क्यों छोड़ दिया तूने ये काम, वो हमारे पास आ। और कभी उसको थाने बुलाकर धमकी देते हैं, कभी उसके घर पे जाकर धमकी देते हैं। यानी ये सारी चीजें समाज में, क्या ये सरकार का अधिकार नहीं है? सरकार को नहीं देखना चाहिए बिल्कुल, कि बिल्कुल हमारे सही सिस्टम आप में जो गंदगी है, जो कमियां बिल्कुल, हैं, उनको सुधारे सरकार। आज बिल्कुल मैं सही बता दूं बात। आपको, जिस करप्शन को खत्म करने की बात की थी मोदी जी ने, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो करप्शन जो है 10 गुना, 20 गुना और 50 गुना बढ़ गया। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, तो सबसे बड़ी शिकायत सुनिए, आपकी पहले मोदी अगर कोई नहीं 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 नहीं, ना ना ना, मैं मोदी से नहीं, मैं मोदी से शिकायत नहीं, मुझे मोदी जी से मुझे क्यों शिकायत होगी? मेरा प्राइम मिनिस्टर है। मैं तो जो शिकायत तो कर आंखों सकते देखता हैं हूं वो ना। बता रहा हूं। देखिए, पहले अगर कोई पुलिस वाला बाइक को पकड़ लेता था तो वो 100-200 रुपए का चालान करके, कम से कम चालान करके छोड़ देता था। जी, अब 1000 रुपए से कम का चालान ही नहीं है। अब या तो 1000 रुपए का चालान कराओ या तो 500 रुपए घूस के दो उसको, अगर आपको चालान नहीं कराना। हुँ। यानी इतना मुंह बिल्कुल, फट ये गया है, आपकी 100-200 आपकी जो रुपए में काम बातें नहीं हैं चलता। ये आपकी बातें बिल्कुल जायज़ है, करप्शन है, कहीं पे भी घूसखोरी और इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल जायज़ है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और बात करनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सिस्टम ठीक होना बहुत आवश्यक है। हम जिस देश हमारा जिस स्थान पर पहुँच रहा है, ऐसे में अगर इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, तो बिल्कुल वो राह में रोड़ा अटकाने का काम करती हैं और 2024 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, ज़्यादा से और ज़्यादा एक उसमें और एक जी, और एक और कुछ बात कहना मैं आपसे चाहते हैं? बता दूं। देखिए, जो लोग जो लोग हीट स्पीच दे रहे हैं, इनकी तरफ से मारने काटने की बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो बिल्कुल आजाद घूम रहे हैं। और मेरे जैसा आदमी जो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी पूरी जिंदगी के बारे में कह सकता हूं कि सरकार के खिलाफ या सरकार के सिस्टम के खिलाफ या देश के खिलाफ एक नुक्ता, एक उंगली रखने को कहीं जगह नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मेरे खिलाफ दो दो केस हो गए। एक सहारनपुर में केस कर दिया मेरे खिलाफ और एक गुजरात में कर दिया। अब मैं जमानतें कराता फिर रहा हूं। जो लोग असल मुजरिम हैं उनको देश से भगाया जा रहा है और जो लोग सच बोलने की हिम्मत और ताकत रखते हैं उनके खिलाफ केस लग रहे हैं। तो अच्छा, ये मतलब ये हमने सिस्टम की कहीं ना कहीं कमी है। सच बोलने की वजह से आप पे केस हो गया। बिल्कुल सच बोलने की वजह से हो गया। बिल्कुल सच बोलने की वजह से हुआ है। और ऐसे केस लगा दिए जिसमें 3-3 साल और 5-5 साल की सजा है। ये बड़ा गंभीर विषय है अंबर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के वक्त में बोलना भी जुर्म हो गया सरकार के खिलाफ, क्योंकि नहीं, सरकार के पास मुझे नीति लगता है नियत तो कि है नहीं। ज़िम्मेदारी के साथ हमें बोलना चाहिए। हम वैसे ही हमारे समाज में हिंदू-मुसलमानों के बीच काफ़ी दूरी हो चुकी है। ऐसे में हम सबकी ज़िम्मेदारी है एक भारतीय होने के नाते कि हम